नमस्कार, जन टीवी देख रहे हैं आप। मैं श्वेता शर्मा आपके साथ। खबरों की शुरुआत से पहले एक नजर डालेंगे अभी की हेडलाइंस पर। राजभवन में निजी विश्वविद्यालयों की बैठक आयोजित। राज्यपाल गुरमीत सिंह ने कुलपतियों के साथ की मीटिंग। कहा, एक दूसरे की उपलब्धियों से प्रेरणा लेने की जरूरत। उत्तराखंड सरकार का फरमान, कर्मचारी जा सकेंगे आरएसएस के कार्यक्रम और शाखाओं। कांग्रेस ने साधा निशाना। कहा, सरकार का आत्मघाती कदम। उत्तराखंड शहरी विकास मंत्री अग्रवाल का हरिद्वार दौरा। स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स और स्टेडियम का किया निरीक्षण। कहा, एक छत के नीचे सभी खिलाड़ियों को मिलेगा अभ्यास करने का मौका। प्रदेश की बिगड़ती कानून व्यवस्था, नौकरशाही समेत कई मुद्दों पर कांग्रेस करेगी प्रदर्शन। 9 सितंबर को डीएम कार्यालय का करेगी घेराव। इससे पहले सभी ब्लॉक अध्यक्षों के साथ की बैठक। उत्तराखंड सरकार ने निकाय चुनाव कार्यक्रम हाईकोर्ट में किया पेश। 10 नवंबर को होगा जारी अधिसूचना। 25 दिसंबर से पहले होगा निकायों का गठन। और अब खबरें विस्तार से। राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह ने शुक्रवार को राजभवन में निजी विश्वविद्यालयों के कुलपतियों के साथ बैठक की। उन्होंने सभी निजी एवं राजकीय विश्वविद्यालयों के आपसी समन्वय पर जोर देते हुए कहा कि विश्वविद्यालयों को एक दूसरे के प्रतिस्पर्धी होने के बजाय एक दूसरे की उपलब्धियों से प्रेरणा लेने की जरूरत है। विश्वविद्यालय के शोध एवं नवाचार का लाभ प्रदेश के साथ साथ देश को मिले और वे एक दूसरे से अनुभवों का लाभ लें। राज्यपाल ने विश्वविद्यालय के कुलपतियों से अपेक्षा की कि वे उत्तराखंड के मोटे अनाजकों के क्षेत्रों में, यहां पर उत्पादित शहद के क्षेत्र में, होम स्टे के क्षेत्र में और स्वयं सहायता समूह को सहयोग के साथ साथ पलायन को रोकने हेतु शोध एवं अनुसंधान के माध्यम से सहयोग करें। बैठक में राज्यपाल ने कहा कि प्रदेश के विकास एवं प्रगति में विश्वविद्यालयों की महत्वपूर्ण भूमिका है। उत्तराखंड शासन के द्वारा राज्य कर्मचारी और अधिकारियों के राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के कार्यक्रमों में और शाखाओं में जाने से संबंधित जो छूट दी गई है, उसको उत्तराखंड कांग्रेस की प्रदेश प्रवक्ता गरिमा दसोनी ने धामी सरकार का आत्मघाती कदम बताया है। दसोनी ने कहा कि धामी सरकार के इस कदम से एक बार पुनः इस बात की पुष्टि होती है कि भाजपा का संविधान में कोई विश्वास नहीं है। संविधान में कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका तीनों की ही अलग अलग भूमिका और अधिकार क्षेत्र विस्तार से बताए गए हैं। ऐसे में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ कितना सामाजिक संगठन है और कितना राजनीतिक, यह तो एक अलग बहस है, परंतु कर्मचारी और अधिकारियों की सेवा नियमावली के तहत व सरकारी नौकरी के दौरान किसी भी राजनीतिक दल में या उसकी गतिविधियों में शामिल नहीं पाए जा सकते। है। देखिए, अधिकारियों के लिए, कर्मचारियों के लिए एक नियमावली होती है कि वो राजनीतिक दलों के कार्यक्रमों में शिरकत नहीं कर सकते। अब कहीं ना कहीं या तो भारतीय जनता पार्टी की आंखों पे पट्टी है या वो जनता की आंखों में धूल झोंक रही है, ये समझ से परे है। क्योंकि आरएसएस कितना भी अपने आप को सामाजिक संगठन कहता रहे, लेकिन सच्चाई ये है और वो सबके सामने है कि वो राजनीति में पूरा अंदर तक घुसा हुआ है। कुछ ऐसे इम्पॉर्टेंट नियुक्तियां हैं जो आरएसएस के लोगों को दी जा चुकी हैं और अब देश के अंदर धीरे धीरे वो पैर पसारते चले जा रहे हैं।
हरिद्वार दौरे पर रहे शहरी एवं विकास मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल ने HRDA द्वारा बनाया जा रहा स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स और स्पोर्ट्स स्टेडियम का निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान हरिद्वार रुड़की के विकास प्राधिकरण के उपाध्यक्ष अंशुल सिंह समेत तमाम अधिकारी मौजूद रहे। HRDA के BC ने मंत्री को स्पोर्ट्स स्टेडियम और स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स की विशेषताओं के बारे में बताया। मंत्री प्रेमचंद्र अग्रवाल ने कहा कि हरिद्वार रुड़की विकास प्राधिकरण के कामों की सराहना करते हुए कहा कि स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में एक ही छत के नीचे सभी तरह के खिलाड़ियों को अभ्यास करने का मौका मिलेगा, जिससे स्थानीय प्रतिभाओं में निखार आएगा। आने वाले समय में हरिद्वार तीर्थ नगरी के साथ साथ खेलों के क्षेत्र में भी जाना जाएगा। हरिद्वार दौरे पर पहुंचे मंत्री प्रेमचंद्र अग्रवाल ने कनखल स्थित जगत गुरु आश्रम पहुंचकर शंकराचार्य स्वामी राज राजेश्वरम आश्रम से मुलाकात भी की। माननीय प्रधानमंत्री जी उनको आशीर्वाद देते हैं और उनकी एक भावना है खेलो इंडिया। उसी कंसेप्ट को हमने अपने उत्तराखंड में करने का प्रयास किया है और मैं कह सकता हूँ कि HRDA जो हमारा आवास विभाग का एक अंग है, उसके द्वारा यहाँ पे मुझे तो कहते हुए खुशी हो रही है कि बहुत ही बढ़िया और एक ही छत के नीचे सारे जितने भी स्पोर्ट्स एक्टिविटी है यहाँ पे हो सकेंगी। खिलाड़ी जब आएंगे तो एक ये हरिद्वार जिस जगह पे मैं खड़ा हूँ, यहाँ की जो बात है वो, क्योंकि ये आप जानते हैं तीर्थ नगरी है, लेकिन स्पोर्ट्स के नाते भी इसको फिर जाना जाएगा। तो मैं HRD को बहुत साधुवाद दे रहा हूँ। अभी लगभग 1 महीना और बाकी है, जिसके बाद प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने काशीपुर के मोहल्ला रहमखानी स्थित वरिष्ठ कांग्रेसी नेता हरीश कुमार सिंह एडवोकेट के आवास पर पहुंचकर उनकी पत्नी मधु सिंह से आकस्मिक निधन पर शोक संवेदना व्यक्त की। पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने शोक संतृप्त परिवार को ढांढस बंधाया एवं परिजनों को इस दुख को सहन करने की क्षमता प्रदान करने की प्रार्थना परमपिता परमेश्वर से की। इसके उपरांत श्री हरीश रावत गांधी आश्रम रोड स्थित कांग्रेस के नवचेतना भवन में पहुंचे, जहां पर कांग्रेसी कार्यकर्ताओं ने श्री रावत का फूल मालाओं से जोरदार स्वागत किया। दुर्भाग्यपूर्ण है कि आप नगर निकायों के और जिला पंचायतों के चुनाव टलवाने जा रहे हैं। आप संविधान संशोधन, संविधान की भावना का अपमान कर रहे हैं, उस पर चोट कर रहे हैं। प्रशासकों की नियुक्ति नहीं बढ़े, इसलिए डेडलाइन रखी है संविधान संशोधन के जरिए, मगर राज्य सरकार ने चोर दरवाज़ा निकाल लिया। उसके लिए विधानसभा का सत्र का बहाना करके प्रवर समिति बिठा दी है। आप कितने दिन टालेंगे देखते हैं। पहले आरक्षण के नाम पर टाला, अब प्रवर समिति के नाम पर टालेंगे और फिर दोनों चुनावों को एक साथ करवाने के चक्कर में इसको टालेंगे। प्रदेश में बिगड़ती कानून व्यवस्था, नौकरशाही समेत कई मुद्दों को लेकर के 9 सितंबर को कांग्रेस पार्टी रुद्रपुर स्थित GM कार्यालय का घेराव करेगी। इस कार्यक्रम को लेकर के नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य ने नैनीताल जिले के सभी ब्लॉक अध्यक्षों के साथ बैठक भी की, जिसमें पूर्व कैबिनेट मंत्री हरीश चंद्र दुर्गपाल, पूर्व विधायक रंजीत रावत समेत कई कांग्रेस के नेता मौजूद रहे। पत्रकारों से बातचीत करते हुए नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य ने कहा कि प्रदेश में कानून व्यवस्था पूरी तरह से ध्वस्त है। वहीं राज्य में आई आपदा अभी सरकार द्वारा ठीक तरह से काम नहीं किया गया। ऐसे कई मामले हैं जिनको लेकर यह घेराव कार्यक्रम रखा गया है। कई विषय हैं, भ्रष्टाचार है, महिलाओं के साथ अत्याचार है, आपदा भी एक प्रमुख विषय है, आपदा को लेकर, और बिगड़ती हुई कानून व्यवस्था, ध्वस्त होती हुई कानून, बेलगाम अफसरशाही, और जो हमारे स्थानीय मुद्दे हैं, स्थानीय मुद्दों को लेकर भी एक विशाल धरना प्रदर्शन जिलाधिकारी के कार्यालय में हम करेंगे। मैं कहना चाहूँगा ये दिशा भर में सरकार है और ये लोगों का विश्वास खो चुकी है, क्योंकि जितने भी इनने वादे किए थे, चाहे वो 2 करोड़ लोगों को हर साल रोजगार देने के हों, बुलेट ट्रेन चलाने के हों, स्मार्ट सिटी बनाने के हों, अच्छे दिन लाने के हों, 15 लाख खाते में डालने के हों, सीमा पर एक के बदले 100 सिर काटने के हों, चीन के साथ लाख में बात करने को हो, किसानों की इनकम दुगनी करने की बात हो, उन सब मुद्दों पर ये फेल हुए।
हाईकोर्ट में राज्य सरकार ने उत्तराखंड में निकाय चुनाव का कार्यक्रम शुक्रवार को पेश किया। इसमें कहा कि निकाय चुनाव की अधिसूचना 10 नवंबर को जारी होगी और 25 दिसंबर से पहले निकायों का गठन हो जाएगा। कोर्ट में सुनवाई के दौरान शहरी विकास विभाग के अधिकारी मौजूद रहे। मुख्य न्यायाधीश ऋतु वहारी एवं न्यायमूर्ति राकेश थपलियाल की खंडपीठ के समक्ष मामले की सुनवाई हुई। पूर्व में हुई सुनवाई में हाईकोर्ट ने सरकार को जल्द निकाय चुनाव संपन्न करवाने के निर्देश दिए थे। इसे लेकर के सरकार ने असमर्थता जताते हुए हाईकोर्ट में शपथ दाखिल की थी। राज्य सरकार ने कोर्ट को बताया कि 30 अक्टूबर को ओबीसी एससी एसटी आयोग की रिपोर्ट पेश होगी। 31 अक्टूबर को आरक्षण का निर्धारण होगा और उस दिन मतदाता सूची जारी होगी। निकाय चुनाव का कार्यक्रम शुक्रवार को पेश किया गया। राज्य सरकार की तरफ से इसमें कहा गया कि निकाय चुनाव की अधिसूचना 10 नवंबर को जारी होगी और 25 दिसंबर से पहले निकायों का गठन हो जाएगा। कोर्ट में सुनवाई के दौरान शहरी विकास विभाग के अधिकारी भी मौजूद रहे थे। न्यायाधीश ऋतु वहारी, न्यायमूर्ति राकेश थपलियाल की खंडपीठ के समक्ष सुनवाई हुई। पूर्व में हुई सुनवाई में हाईकोर्ट ने सरकार को जल्द निकाय चुनाव संपन्न करवाने के निर्देश दिए थे और इसे लेकर सरकार ने असमर्थता जताते हुए हाईकोर्ट को में शपथ दाखिल की। राज्य सरकार ने कोर्ट को बताया कि 30 अक्टूबर को ओबीसी एससी एसटी आयोग की रिपोर्ट पेश होगी और 31 अक्टूबर को आरक्षण का निर्धारण होगा और उस दिन मतदाता सूची जारी होगी। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता विनोद कुमार फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। विनोद, हाईकोर्ट के द्वारा राज्य सरकार से पूछा गया था कि निकाय चुनाव आखिर कब तक करवाए जाएंगे, पूरी जानकारी इसके बारे में ली गई थी और शुक्रवार को इस मामले पर सुनवाई भी हुई है। राज्य सरकार ने निकाय चुनाव को लेकर के जो शेड्यूल तय किया है उसके बारे में भी जानकारी दी। क्या कुछ अपडेट? बिल्कुल, मैं आपको बताना चाहूंगा कि हाईकोर्ट में कल इसमें सुनवाई हुई थी और सुनवाई के बाद उन्होंने निश्चित तौर से पहले अक्टूबर के महीने में चुनाव कराने की बात की थी, परंतु उसके बाद इन्होंने जो नगर निगम की जो बातें आई थी, जैसे 2-1 जगह जो नगर निगम बढ़े हैं, तो उनके लिए उन्होंने कहा कि साहब इसका दोबारा परिसीमन हो रहा है, इसलिए इसमें थोड़ा समय लगेगा। इसलिए दिसंबर में इन्होंने कहा कि शपथ ग्रहण समारोह हम कर लेंगे और उससे पहले इसको चुनाव को पूर्ण रूप से कर लिया जाएगा। जी विनोद, तमाम जानकारी के लिए धन्यवाद। हाईकोर्ट ने आदेश का पालन नहीं करने पर सचिव विद्यालय शिक्षा व निदेशक प्रारंभिक शिक्षा पर आरोप तय करने के लिए 12 सितंबर की तिथि नियुक्त की है। न्यायमूर्ति मनोज कुमार तिवारी की एकल पीठ के समक्ष मामले की सुनवाई हुई। मामले के अनुसार नवीन पाठक, त्रिभुवन कोहली व अन्य याचिकाकर्ताओं ने याचिका दायर कर कहा था कि बेसिक शिक्षा परिषद में की गई उनकी सर्विस को जोड़ते हुए एसीपी का लाभ दिया जाए। वर्ष 2019 में हाईकोर्ट ने याचिकाकर्ताओं के पक्ष में फैसला देते हुए राज्य सरकार को बेसिक शिक्षा परिषद में की गई उनकी सेवाओं को जोड़ते हुए एसीपी का लाभ देने के आदेश दिए थे। इस आदेश के खिलाफ सरकार ने खंडपीठ के समक्ष स्पेशल अपील की थी, जिसे 2021 में खारिज कर दिया गया। उत्तराखंड जिले के अल्मोड़ा कारागार में आजीवन की सजा काट रहे प्रकाश पांडे को जूना अखाड़े द्वारा 5 मठ का उत्तराधिकारी घोषित किया गया है। अंडरवर्ल्ड डॉन प्रकाश पांडे को जूना अखाड़े के द्वारा दीक्षा दिए जाने और मठाधीश और 5 मठ का उत्तराधिकारी बनाए जाने के मामले का श्री महंत हरिगिरी ने संज्ञान लिया। उन्होंने कहा कि उसकी जानकारी उन्हें नहीं दी गई थी। महंत हरिगिरी ने इसे गलत ठहराते हुए जांच बैठा दी और कहा कि दोषी पर कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने कहा कि मामले की जांच के लिए 7 वर्तमान और निवर्तमान पदाधिकारियों की एक समिति बना दी गई है, जो अपनी जांच कर रिपोर्ट देगी, जिसके बाद पीपी को संत बनाने वाले संतों पर भी कार्रवाई की जा सकती है।
ऐसा नियम है कि 52 में से 7 आदमी का समिति गठन किया जाएगा। 5 आदमी की रिपोर्ट को महत्व दिया जाता है। जो 5 आदमी कहते हैं कि वहां गलत किया गया है और कहीं पैसा लिया गया है, किसी प्रकार का आदान प्रदान हुआ है, किसी प्रकार का लोभ लालच में किया गया है, तो निरर्थक जो किया वो भी जूना अखाड़े से बाहर जाएंगे, कठोर कार्रवाई किया जाएगा। वक्त तो चला है छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद वापस खबरों की तरफ रुख करेंगे। मंत्रिमंडल के मेरे सहयोगी, माध्यमिक शिक्षा विभाग की मंत्री श्रीमती गुलाब देवी जी, बेसिक शिक्षा विभाग के मंत्री श्री संदीप सिंह जी, माननीय सांसद श्री रविकिशन शुक्ला जी, जिला पंचायत अध्यक्ष श्रीमती साधना सिंह जी, महापौर डॉक्टर मंगलेश श्रीवास्तव जी, मंच पर उपस्थित विधान परिषद सदस्य डॉक्टर धर्मेंद्र सिंह जी, महेंद्रपाल सिंह जी, विपिन सिंह जी, प्रदीप शुक्ला जी, श्री राम चौहान जी, डॉक्टर विमलेश पासवान जी, श्रवण निषाद जी, अन्य सभी सम्मानित जनप्रतिनिधिगण, शिक्षा विभाग और प्रशासन से जुड़े हुए सभी अधिकारीगण, उपस्थित गणमान्य नागरिकगण, सैनिक स्कूल गोरखपुर के आज के इस उद्घाटन कार्यक्रम में उपस्थित सभी उपस्थित बहनों और भाइयों एवं प्यारे बच्चों, मैं सबसे पहले भारत गणराज्य के महामहिम उपराष्ट्रपति जी का आज गोरखपुर आगमन पर महायोगी गुरु गोरक्षनाथ की इस पावन धरती पर प्रदेश सरकार की ओर से, उत्तर प्रदेश वासियों की ओर से और खासतौर पर गोरखपुर वासियों की ओर से उनका हृदय से स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। इस अवसर पर आदरणीय उपराष्ट्रपति जी के साथ में पधारे डॉक्टर आदरणीय सुदेश धनखड़ जी का, जो उनकी धर्म पत्नी भी हैं, हृदय से गोरखपुर वासियों की ओर से और प्रदेश सरकार की ओर से स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। यह हमारा सौभाग्य है कि गोरखपुर में पहली बार आदरणीय उपराष्ट्रपति जी का आगमन हुआ है, और वह भी एक ऐसे पवित्र कार्यक्रम के उद्देश्य से जो पीढ़ियों का निर्माण करेगी, जीवन के अनुशासन के प्रति और अपने उत्तरदायित्वों के प्रति हमारे क्या कर्तव्य हैं, इसका बोध कराने के लिए
ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। आइए बढ़ते हैं खबरों की तरफ। भगवानपुर क्षेत्र से यात्रा करने वाले यात्रियों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। यहाँ पर करोड़ों की लागत से बना बस स्टैंड तो है, मगर इस बस स्टैंड में कोई भी रोडवेज की गाड़ी आकर स्टॉप नहीं करती। जिस वजह से यात्रियों को सड़क किनारे खड़े होकर रोडवेज बसों का इंतजार करना पड़ता है, जो यात्रियों के लिए बहुत बड़ी चुनौती है। बरसात में भारी बारिश व गर्मी की चिलचिलाती धूप में खड़े होकर बस का इंतजार करना पड़ता है। इतना ही नहीं, बस स्टैंड में अब बस स्टैंड की जगह पार्किंग बन गई, जो कि भगवानपुर आदर्श बस अड्डे का दुर्भाग्य है। करके तैयार हुआ। हम स्वर्गीय सुरेंद्र राकेश जी ने इस बस स्टैंड को बनवाने के लिए प्रयास करने शुरू कर दिए गए थे, लेकिन दुर्भाग्य रहा कि उनके समय में नहीं बन पाया। उसके बाद में मैं इसके लिए प्रयासरत रही और ये बस स्टैंड बना, लेकिन एक और ट्रेजेडी उस समय हुई। उस समय तत्कालीन परिवहन और समाज कल्याण मंत्री स्वर्गीय चंदन राम दास जी का, मंत्री जी का उस समय निधन हो गया। उसी की वजह से ये बस अड्डा पूरी तरह से अभी तक संचालित नहीं हो पाया है। देखिए, इस क्षेत्र की एक बहुत ज़रूरत के रूप में बस अड्डे का निर्माण कराया गया माननीय स्वर्गीय सुरेंद्र राकेश जी द्वारा और कांग्रेस सरकार के द्वारा ये बस अड्डे का निर्माण हुआ। निश्चित रूप से ये एक बहुत सख्त ज़रूरत थी क्षेत्र के लोगों की, उसके मद्देनज़र रखते हुए जो है ये निर्माण हुआ। लेकिन अफसोस की बात यह है कि जब से भाजपा सरकार आई है, जितने भी काम कांग्रेस के टाइम में हुए उनको कहीं ना कहीं अटकाने का काम इस सरकार ने किया है और ये जनता की समस्याओं से इस सरकार का कोई सरोकार नहीं है। ये सिर्फ हिंदू मुस्लिम करके अपनी राजनीति चमकाना चाहते हैं। बस स्टैंड का चयन जहाँ पे हुआ है, एक तो वह जगह कम है, बहुत कम। दूसरी बात, उस जगह पर पहुँचने के लिए बड़ी बस जाने में तो बड़ी दिक्कत होगी। छोटी बस अगर चली जाए खानपुर चौराहे पर, यदि जाम लग जाए तो जाम की समस्या तो हमेशा रहती है वहाँ पर। यदि जाम लग जाए तो गाड़ी घंटों घंटों वहीं खड़ी रहेगी। तो इसलिए अब ड्राइवर को समय से पहुंचना है, सवारी को समय से पहुंचना है, तो इसलिए लोग बाग सीधे निकल जाते हैं ज़्यादातर। इसी यही वजह है वो जो बस। खबर उत्तराखंड प्रदेश के उधम सिंह नगर के खंड विकास कार्यालय जसपुर से, जहां पर त्रिस्तरीय पंचायत चुनावों के 5 वर्षीय कार्यकाल लगभग पूर्ण हो चुके हैं, जिनकी अंतिम बीडीसी बैठक सभागार भवन में ब्लॉक प्रमुख संदीप कौर की अध्यक्षता में संपन्न हुई। बैठक में पानी, बिजली एवं आवास के मुद्दे छाए रहे, तो वहीं विभागों के सभी अधिकारियों ने बारी बारी से अपने विभागों द्वारा दी जा रही सरकारी योजनाओं के बारे में भी विस्तार से जानकारी दी। बैठक में बंद हो चुके भवानीपुर गुर्जर बस्ती में सरकार द्वारा बंद किए गए 60 बच्चों के शिक्षा केंद्र को किसी अन्य योजना से दोबारा खुलवाने के मुद्दे पर भी विचार विमर्श किया। पेयजल जल मिशन के तहत पेयजल में जो लाइनें एक पाइपलाइन खोदी गई है, उनको ठीक करने के संदर्भ में कुछ समस्याएं उत्पन्न हुई हैं। इसके अतिरिक्त रोड्स की जो समस्याएं इसमें आई थी, ग्रामीण सड़कों से संबंधित कुछ समस्याएं, और सबसे महत्वपूर्ण बात ये इस बैठक में ये रही कि माननीय विधायक जी ने इसमें स्वयं काफ़ी इंटरेस्ट लिया और उन्होंने सभी जितने हमारे जिला स्तर के अधिकारी यहाँ पर उपस्थित थे, उन सभी से प्रत्येक समस्या के बारे में माननीय प्रमुख जी और माननीय विधायक जी ने सारी जानकारी दी और जानकारी देने के पश्चात अधिकतर समस्याओं का समाधान यहीं पर करने हेतु निर्देशित किया गया है। तो जो हमारे क्षेत्र की जनता की समस्याएं, जैसे जल जीवन मिशन चल रहा है, उसका मुद्दा आया कि उसकी वजह से सड़कें क्षतिग्रस्त हुई हैं। बिजली विभाग का मुद्दा है, स्वास्थ्य विभाग का है, पीडब्ल्यूडी का है कि भाई घंटे में होनी चाहिए। तो ये प्रस्ताव रखे गए और कुछ के हल हाथों हाथ तुरंत करने का आश्वासन दिया है और कुछ का। शुक्रवार को लोहाघाट नगर क्षेत्र में हो रहे अतिक्रमण पर लगाम लगाने को लेकर एसडीएम लोहाघाट रिंकू विस्ट के निर्देश पर अतिक्रमण हटाओ अभियान चलाया गया। लोहाघाट तहसीलदार जगदीश सिंह नेगी के नेतृत्व में प्रशासन की टीम मैं पुलिस फोर्स के लोहाघाट डाक बंगले के पास हुए पक्के अतिक्रमण को ढहाने पहुंची। प्रशासन की अचानक हुई इस कार्रवाई से अतिक्रमणकारियों में हड़कंप मच गया। वहीं प्रशासन के बुलडोजर ने अतिक्रमण ढहाना शुरू किया, तभी अचानक से अतिक्रमणकारी युवक और उसकी बहन विरोध जताते हुए बुलडोजर के सामने बैठ गए और उनके कागजों की जांच की मांग भी करने लगे, जिस कारण टीम के द्वारा अभियान को रोकना पड़ा। वहीं तहसीलदार जगदीश नेगी ने कहा कि कागजों की जांच करने के बाद अतिक्रमण हटाओ अभियान फिर चलेगा। ये सब अतिक्रमण आज छोड़ा जा रहा है क्योंकि ये अवैध रूप से लोगों ने बनाया गया है
और भविष्य में भी इसी प्रकार के अतिक्रमण जो है हटाया जाएगा, और जितना भी हमारे संज्ञान में आते जाएगा तो उतना तो हम प्रतिदिन जो है अतिक्रमण हटा के इसको अतिक्रमण मुक्त बनाने का प्रयास करें। नैनीताल दुग्ध संघ अध्यक्ष मुकेश बोरा पर दुष्कर्म का मुकदमा दर्ज होने के बाद भी गिरफ्तारी नहीं होने से आक्रोशित दर्जनों कांग्रेसी कार्यकर्ताओं ने लालकुआ कोतवाली का घेराव करते हुए नारेबाजी कर सांकेतिक धरना प्रदर्शन किया। साथ ही जिलाधिकारी को संबोधित ज्ञापन प्रभारी निरीक्षक को सौंपा। इस दौरान कांग्रेसियों ने कहा कि नैनीताल दुग्ध संघ के कर्मचारियों ने अध्यक्ष मुकेश बोरा पर दुष्कर्म का आरोप लगाया था, जिसके बाद काफी मशक्कत के बाद 1 सितंबर को मुकदमा भी दर्ज हो गया, लेकिन राजनीतिक संरक्षण के चलते अभी तक मुकेश बोरा और उसके ड्राइवर की गिरफ्तारी नहीं हो सकी। धामी सरकार में महिलाओं पर अत्याचार लगातार बढ़ते जा रहे हैं, जिस पर अंकुश लगाया जाना चाहिए। और उसमें लिस्ट जो है वो भाजपा के नेता हैं मुकेश बोरा। तो आज हमने यहाँ पर कोतवाली में धरना दिया, प्रदर्शन किया कि जो आरोपी है उसको जल्द से जल्द गिरफ्तारी हो उसकी। और जिस तरीके से आप देवभूमि की बात देखिए, आज हमारी देवभूमि में हमारी मातृशक्ति, हमारी महिलाएं, हमारी बच्चियाँ बिल्कुल सुरक्षित नहीं है। और हम यही मांग लेकर के यहाँ पर बैठे हुए थे कि जल्द से जल्द आरोपी को गिरफ्तार किया जाए। ये बड़ी दुखद, बड़ी शर्म की बात है और हमारे उत्तराखंड सरकार में जो यहाँ पर बैठे हुए हैं भाजपा के हमारे माननीय पुष्कर सिंह धामी जी, ये आज बेटियों के साथ इतना गलत कार्य हो रहा है, इतना घृणित कार्य हो रहा है, जिससे शर्मिंदगी हो रही देश में। यहाँ पर आज बड़ी घृणित कार्रवाई हो रही है यहाँ पर। इसलिए मैं पुष्कर सिंह धामी सरकार को, भाजपा सरकार को चेताना चाहता हूँ। आप पूरी महिलाएं इतनी आक्रोशित हैं, जो कि आज थाने का घेराव करके यहाँ पर उन्होंने अल्टीमेटम दे रखा है कि इसके मुकेश बोरा की, यानी जो भारतीय जनता पार्टी का इतने बड़े पद में बैठ के और ऐसी कार्रवाई करता है, तो बेटों के साथ ऐसी गलत हरकत करता है। और इसलिए मैं सरकार से यही कहना चाहता हूँ कि जल्दी जल्दी इस पर अंकुश करें, कार्रवाई करें और इनको सलाखों के पीछे डालें। बुलेटिन में अभी तक के लिए इतना ही। बने रहिए जन टीवी के साथ। नमस्कार।